हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू यूपीएससी नीव। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और बिफोर स्टार्टिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लेक्चर, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब एक स्टेट में एक गवर्नमेंट की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ना इंप्लीमेंट करना एक लैंग्वेज वॉर की तरफ ले चला है और यह लैंग्वेज वॉर जो है वो तमिलनाडु में खड़ी हो चुकी है। बट ये लैंग्वेज वॉर हुई क्यों? हम उन सारे इवेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं और कैसे अब ये लैंग्वेज वॉर जो है वो डीलिमिटेशन इशू तक पहुंच चुकी है। मानता हूं कि ये लैंग्वेज वॉर अभी समझ नहीं आ रही होगी कि कैसे हुई है, डीलिमिटेशन इशू क्या है और कैसे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं स्टालिन, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से वो लैंग्वेज वॉर की तरफ गए और अब सदर्न स्टेट्स को अपनी साइड लेने के चक्कर में उन्होंने डीलिमिटेशन इशू को भी खड़ा कर दिया है। हम इन सारों के बारे में बात करते हुए नजर आएंगे। पहले हम देखते हैं कि ये इवेंट्स अनफोल्ड कैसे हुए। और मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि कोई भी करंट इवेंट हो रहा है उसको हमें स्टैटिक पार्ट से लिंक करना पड़ेगा, यानी कि पीछे ना पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है। पहले हम आने वाले टाइम पे अभी देखते हैं कि करंट इवेंट्स क्या हुए। तो होता क्या है कि जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे धर्मेंद्र प्रधान साहब, वो ये कहते हैं कि जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत आपको फंड रिलीज किया जाना चाहिए, दैट इज अराउंड 2152 करोड़, वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि तमिलनाडु सरकार को नहीं मिलेगा जब तक वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर लेते। अब समझने की बात यहां पे एक चीज की ये है कि तमिलनाडु ऐसा अकेला स्टेट है जिसने अभी तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया है अपने स्टेट के अंदर। अब तमिलनाडु ने इसको किया क्यों नहीं? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऐसे क्या प्रोविजन हैं कि तमिलनाडु इसको लैंग्वेज वॉर की तरफ ले जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो यही है। तो पहले मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 1968 में लाया गया था अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। उसके बाद में 1986 में इसमें कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस किए नहीं गए और फिर 2020 में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आए जिसको काफी सारे मतलब बाकी सारे स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया जा चुका है, अभी यहां नहीं किया है। उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं। यहां पे लैंग्वेज वॉर खड़ी हुई है सिर्फ एक प्रोविजन से। और क्यों स्टालिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, उसके पीछे उन्होंने दो रीजन दिए हैं। अब पहला रीजन है कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। अब 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में 2 आपकी इंडिया की नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए, हो सकता है कि एक रीजनल और लोकल लैंग्वेज हो, और एक आपकी हिंदी, और तीसरा आपकी मॉडर्न लैंग्वेज, तो मोस्टली वो है इंग्लिश करी जाती है। अब स्टालिन ये कहते हैं कि अगर मैंने हिंदी को लॉन्च किया तो ये सरकार का एक तरीके से प्लॉय है, एक झांसा है, जिससे कि वो हिंदी को बैकडोर से यहां पे लाना चाहते हैं। और काफी टाइम से आप देखेंगे कि तमिलनाडु हमेशा से हिंदी के इंपोजिशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और अपोजिशन दिखाता हुआ नजर आया है। तो पहला इशू तो ये है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात निकल के आती है तमिलनाडु के सीएम की तरफ से। अभी मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, पहले अपन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ये एक्विजिशन लगाते हैं कि आप मुझे ब्लैकमेल मत कीजिए कि अगर मैंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं किया तो आप समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो फंड है उसको आप रिलीज नहीं करेंगे, चाहे वो 2000 करोड़ हो या 10,000 करोड़ हो, मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन वहीं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखते हैं कि आप जो ये फंड है उसको रिलीज कीजिए। यहां से ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये मना कर रहे हैं, फिर धर्मेंद्र प्रधान बोलते हैं कि हम ये चाहते हैं कि जैसे बाकी स्टेट्स ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर रखा है वैसे ही तमिलनाडु करे, जिससे कि एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम बन सके, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा सके जो कि कॉमन है, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड दे सारे के सारे स्टूडेंट्स को। अब आपको एक चीज समझनी चाहिए, यहां पे मैं हर एक स्टेट के स्टेट बोर्ड के तहत जो स्कूल्स आते हैं वहां पे बात कर रहा हूं, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के अपने स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल्स होते हैं। उन स्कूल्स में उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनकी जो एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो चलती हैं। अगर वहां पे कोई सीबीएसई स्कूल है या आईसीएसई स्कूल है, वो जिस करिकुलम से डिजाइन है, जिस गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं, उसके हिसाब से चलती है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, एजुकेशन जो है वो एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, यानी कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों इसके ऊपर लॉ बना सकते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, आगे आपको इसका लिंक जोड़ने को मिलेगा। राइट, ये सारी चीजें कहते हुए नजर आते हैं। और फिर तमिलनाडु कहते हैं कि अगर ऐसी ही बात है
तो वी आर रेडी फॉर अनादर लैंग्वेज वॉर। अब अनादर लैंग्वेज वॉर का मतलब क्या? और फिर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं अन्नामलाई भी साफ साफ, जो धर्मेंद्र प्रताप साहब ने कहा, वही कहते हुए नजर आते हैं कि आप अपने स्टेट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे हो, बच्चों को ज़्यादा लैंग्वेज नहीं सीख पा रहे हैं, वो मल्टीलिंगुअल नहीं बन पा रहे हैं, उनका उतना ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इस तरीके की वो सारी बात कहते हुए नजर आते हैं। साइंटिफिकली बात भी सही है, बट इन्होंने क्या कहा वो बात है। दूसरा प्रोविजन, एक प्रोविजन में बात कर चुका हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंपोज नहीं करती है हिंदी, वो ये कहती है कि आपके पास में चॉइस है, कोई भी तीसरी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। अगर आपको हिंदी चुननी है आप हिंदी चुनिए, बाकी लैंग्वेज चुनिए आपको बाकी लैंग्वेज चुनिए। हमारा मकसद ये है कि बच्चे जो हैं वो मल्टीलिंगुअल बने, यानी कि उनको बहुत सारी लैंग्वेज आनी चाहिए। और इसका साइंटिफिक रिसर्च तो यही कहता है कि जितनी ज्यादा लैंग्वेजेस आपको आती हैं उतना ही आपका ब्रेन डेवलप होता है। और आपकी क्या राय इस मुद्दे पर आप बताइएगा। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी यह है कि स्टेट्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें तीसरी लैंग्वेज कौन सी लेनी है। यहां पे हिंदी को फोर्सफुली आपके ऊपर इंपोज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जो 4 ईयर के आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसमें आपने मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दे रखे हैं, कोई फर्स्ट ईयर में छोड़ सकता है, कोई सेकंड ईयर में, कोई थर्ड ईयर में, ऐसे करके। तो उसकी वजह से जो ड्रॉप आउट लेवल है वो तमिलनाडु में बढ़ सकता है। ये दूसरा रीजन वो देते हुए नजर आते हैं, इसलिए मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूं। अब ये जो बोल रहे हैं कि अनदर लैंग्वेज वॉर, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? अब देखिए 1930 से ही तमिलनाडु रेजिस्ट करता हुआ आया है, अपोज करता हुआ आया है, खिलाफ खड़ा रहा है कि हम हिंदी को अपने स्टेट में इंपोज नहीं होने देंगे, हम लागू नहीं होने देंगे। अब 1937-1940 की टाइम की बात है, जब मद्रास प्रेसिडेंसी के जो सीएम थे सी राजागोपालाचारी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदी को कंपलसरी कर दिया तमिलनाडु के यानी मद्रास प्रेसिडेंसी के स्कूल्स में। तो वहां से अपोजिशन हमें देखने को मिला। फिर 1948 में भी ऐसा ही हुआ, जब कंपलसरी कर दिया गया हिंदी के लैंग्वेज को, तो वहां पे भी हमें अपोजिशन देखने को मिला। और फिर उसके बाद में जब ऑफिशियल एक्ट आया 1963 को, जिसमें हिंदी को सोल ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिला, वहां पर भी तमिलनाडु की तरफ से हमें अपोजिशन देखने को मिला। फिर उसके बाद में एक रिजोल्यूशन साइन होता है, ऑफिशियल रिजोल्यूशन 1968, जिसके तहत 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आता है। और इस लैंग्वेज फॉर्मूला को जो तमिलनाडु है यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो साफ साफ क्या करती है, वो इसको स्क्रैप कर देती है और फिर अपना एक 2 लैंग्वेज फॉर्मूला लेके आती है। और तब से वो 2 लैंग्वेज फॉर्मूला ही अडॉप्ट करते हुए आए हैं और 2 लैंग्वेज फॉर्मूला के हिसाब से ही चल रहे हैं। 2 लैंग्वेज का मतलब है, यहां पे मैं बात कर रहा हूं तमिल और इंग्लिश की। ये सारी चीजें निकल के आती हैं और यहां से वो अनदर लैंग्वेज वॉर के बारे में बात करते हैं। और ऐसा नहीं है, जो कर्नाटका महाराष्ट्र डिस्प्यूट जो काफी दशकों से चला आ रहा है, उसके अंदर भी आग लग जाती है सिर्फ इस लैंग्वेज इशू की वजह से। अब वो कैसे, वो ब्रीफली बता देता हूं, वैसे करंट अफेयर में भी ये न्यूज थी। अब ये एक बेलागावी रीजन है कर्नाटका के अंदर। अब होता क्या है कि जैसे आपको पता होगा, हर एक स्टेट की स्टेट बसेस चल रही होती हैं, तो कर्नाटका स्टेट बसेस का एक ड्राइवर होता है जो मराठी पे रिस्पॉन्ड जब नहीं करता तो उसको असॉल्ट किया जाता है। और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, एक मराठी ड्राइवर जब वो चित्रदुर्ग के अंदर अपनी बस चला रहा होता है, अपनी स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस चला रहा होता है, तो उसके ऊपर कालिक पोत दी जाती है, जिसके बाद में सिचुएशन इतनी टेंस हो जाती है कि जो स्टेट की बसेस हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये 2 इश्यू हो गए, कर्नाटका एक सदर्न स्टेट्स आ गया, एक तमिलनाडु एक सदर्न स्टेट आ गया। हालांकि पॉलिटिकल है, बट आपको थोड़े बहुत मैं प्रूफ्स के सारे में बात करता हूं नजर आऊंगा। लेकिन साथ साथ में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके प्रोविजंस मैं डिस्कस कर चुका हूं और अभी मैं डिलिमिटेशन इशू के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी में फ्लैट 60% ऑफ चल रहा है, आज उसकी आखिरी डेट है। और उसके बाद में आप प्रारंभ 2026, अगस्त 2027, आरंभ 2026, इन सारों में आप एनरोल कर सकते हो, राइट। और अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, आपको लगता है कि मेरे को इतना अच्छा कमांड नहीं है सीसेट के ऊपर, तो आप मधुकर सर्वे का पर्सनलाइज एक डिजाइन कोर्स है, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। अब होता क्या है, अब देखिए, अब जो इन्फोसिस के फॉर्मर सीएफओ रहे हैं मोहनदास पाई, वो साफ साफ स्टालिन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और ये कहते हैं कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ब्लो है। क्यों? क्योंकि जो उनकी पार्टी है डीएमके पार्टी, उसके कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, कुछ साइन बोर्ड्स होते हैं इंडिया पोस्ट ऑफिस के, कुछ साइन बोर्ड्स होते हैं बीएसएनएल ऑफिस के, वहां पे जहां पे भी हिंदी लिखी होती है वहां पे कालिक पोत देते हैं। और इस कालिक पोतने के बाद में ये कहा जाता है कि ये एकदम एनवायरमेंट है लॉलेसनेस का, जहां पे रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, यहां पे रूल है वायलेंट मॉब का, भड़काऊ मॉब का, राइट। ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं और कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु का एक कल्चरल आइडेंटिटी है, तमिलनाडु एक एज ए कल्चरल ब्रांड उभर के आता है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा नजर आता है जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा। और साफ साफ सी बात है, जो तमिलनाडु के सीएम है स्टालिन, वो इन सारे इंसिडेंट्स को एंडोर्स करते हैं, उन सारे इंसिडेंट्स को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। और ये ज्यादा बड़ी चिंताजनक बात है, ये ज्यादा कंसर्निंग है हमारे लिए, जिस तरीके से ये सारे इशू हमें देखने को मिल रहे हैं।
और फिर उसके बाद में एंटरप्रेन्योर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट भी इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा बिजनेस है स्टील होलसेल का। और तमिलनाडु के अंदर सारे के सारे जो लोग हैं वो या तो जैन है और पटेल हैं। अब हम नॉर्थ इंडियन के साथ में हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट ये जो जैन और पटेल्स हैं जो नॉर्थ इंडिया से आए हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और यहाँ की लैंग्वेज भी ये सीख सके हैं, जिसकी वजह से इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में पहुंच चुका है। तो ये चीज के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं। तो हम भी हिंदी सीख सकते हैं, ऐसे ही यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में बात कर चुका हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 के अंदर। इसका मकसद यही था कि हम अक्रॉस इंडिया स्टैंडर्डाइज कर सकें लैंग्वेज एजुकेशन को। ऑब्जेक्टिव था मल्टीलैंग्वेजम, नेशनल यूनिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, ये सारी चीजें करने के लिए। अब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है तो वो हिंदी, इंग्लिश और कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज ले सकते हैं, प्रेफरेबली साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी लैंग्वेज लेंगे। सेम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के लिए कोई भी रीजनल लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश, ये ले सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा गया कि आपको सिर्फ हिंदी ही लेनी है, ऐसी कहीं बात ही नहीं कही गई। साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि भाई स्टेट्स और स्टूडेंट्स जो है कोई भी लैंग्वेज को मतलब कोई भी 3 लैंग्वेजेस को चूज कर सकते हैं, बट उसमें से 2 जो है वो इंडिया की होनी चाहिए, मतलब नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। कोई इंपोजिशन आप पे हुए नहीं। मदर टंग पे एम्फोसिस किया गया है कि ग्रेड 5 तक प्रेफरेबली जो बच्चा है उसको मदर टंग में पढ़ाया जाए और ज्यादातर 8 तक भी ला जा सकता है। संस्कृत को भी प्रमोट किया जा सकता है एज एन ऑप्शनल लैंग्वेज विद इन द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। बट अब सबसे बड़ी बात है कि ये जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब ये लैंग्वेज वॉर चढ़ गई, तो आपको डीलिमिटेशन इशू लाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर आप लैंग्वेज वॉर तक थे तो अपने आप को जस्टिफाई करो। अब इसमें यह कहा जाता है कि जब लोकसभा का डीलिमिटेशन 2026 होगा तो ये कह रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स, खासकर तमिलनाडु की बात करते हुए, और फिर बोलते हैं कि सदर्न स्टेट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, यानी कि जितनी उनकी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु में अभी 39 सीट्स हैं, जो तमिलनाडु जो है पार्लियामेंट के अंदर उनकी 39 सीट्स हैं वो रिड्यूस होकर 31 आ जाएंगी, मतलब 8 सीट्स रिड्यूस हो जाएंगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन ये है कि जो डीलिमिटेशन एक्सरसाइज है उसका मतलब ये है कि जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनकी बाउंड्रीज को लिमिट करना, यानी कि उनकी बाउंड्रीज को बार बार रीड्रॉ करना। और वो किस बेसिस पे होगा? वो बेसिस पे होगा कि सेंसस में क्या पॉपुलेशन क्राइटेरिया है। अब आप सोचेंगे ये क्या कह रहे हो आप? देखिए सिंपल सी बात मैं समझाता हूं। डीलिमिटेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें आप टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीड्रॉ करते हो, राइट? चाहे से वो आप लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कर रहे हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कर रहे हो, या फिर लोकसभा सीट्स के लिए कर रहे हो, ठीक है? और ये पूरा का पूरा डिपेंड किस पे करता है? ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे, कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स एक पर्टिकुलर स्टेट की अलॉट होगी पार्लियामेंट के अंदर। वो डिपेंड करेगा कि क्या पॉपुलेशन, मतलब सीट्स का पॉपुलेशन का क्या रेशियो है, जो कि इक्विटेबल रहना चाहिए, जो कि इक्वल रहना चाहिए अक्रॉस ऑल द स्टेट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, है ना? अब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हुई। अब कहने का मतलब है इसका पॉपुलेशन से क्या लिंक? मैंने आपको बोला कि जिस सेंसस के हिसाब से जब आपकी पॉपुलेशन डिसाइड होती है, उस पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी नंबर ऑफ सीट्स अलोकेट होती हैं, एक रेशियो बनाया जाता है नंबर ऑफ सीट्स टू द पॉपुलेशन, जो कि रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के अंदर। ये है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अब इसको एक बॉडी करती है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन, और ये डिलिमिटेशन कमीशन जो बॉडी है, इसको एक्ट के तहत, जो पार्लियामेंट के एक्ट के तहत इसको सेटअप किया जाता है। तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप होता है जब तक पार्लियामेंट अब तक एक्ट पास नहीं कर देती। ऐसा 4 बार हुआ है। पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया है 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में। और वैसे हमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज देखने को मिल रही है 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। अब जब ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होने लगी 1952 में, 1962 में, 1972 में, जब डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया, उसके बाद में कमीशन आया और उसके बाद में एक्सरसाइज हुई, तो 1976 में 42nd अमेंडमेंट लाके, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट यानी चेंज लेके आते हैं 1976 में, और फिर उसके बाद में हम जो ये सीट्स का अलोकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, उसको हम फ्रीज कर देते हैं आने वाले 25 साल तक, यानी कि 2001 तक। अब जब 2001 में सेंसस होता है और फिर उसके बाद में डिलिमिटेशन कमीशन को एक्ट को बैठाया जाता है 2002 में, तो बात यह की जाती है कि अब क्या करें। और पहले फ्रीज क्यों किया? पहले फ्रीज इसलिए किया कि धीरे 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 रीजन में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। अगर हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स को अलोकेट किया तो कोई भी स्टेट जो है वो पॉपुलेशन मेजर्स लेगा ही नहीं, और आने वाले टाइम पर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, जो आपको आज पता चल रहा है, राइट? आज तो फिर भी हम डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले गैप में हैं, रीजन में है, तो ये चीज की जाती है। बट फिर 2001 में 84th अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो अनदर 25 ईयर्स के लिए इसको फ्रीज कर देता है।
राइट, अनदर 25 ईयर्स के लिए फ्रीज कर दिया, यानी कि 2026 तक इसको फ्रीज कर दिया। 2021 में हमारा सेंसस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोविड की वजह से। तो अब जब नेक्स्ट सेंसस होगा उसके बाद में डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया जाएगा और फिर उसके बाद में यही रीड्रॉइंग प्रोसेस होगी। तो वहां पे ये जो सीएम स्टालिन है वो ये कह रहे हैं साफ साफ कि इतने सालों में हुआ ये है कि नॉर्दर्न स्टेट्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई और सदर्न स्टेट्स ने जो है वो ऐसी पॉलिसीज, ऐसी प्लानिंग की है जिससे कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो इसका घाटा तो हमें मिलेगा, क्योंकि आप ये कह रहे हो कि डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जब होगी उसमें जब सीट्स अलोकेट किए जाएंगी पार्लियामेंट के अंदर, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी, क्योंकि रेशियो तो मेंटेन करना पड़ेगा। और अगर हमारी पॉपुलेशन कम है तो हमें सीट्स कम मिलेंगी, तो इसका घाटा तो हमें होगा। लेकिन इस सारे फियर को रिमूव करते हुए अमित शाह ने यह कहा है कि आप एक भी सीट लूज नहीं करोगे। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक फॉर्मूला दे देता हूं कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो डिपेंड करेगा कि एक स्टेट की पॉपुलेशन क्या है डिवाइडेड बाय कंट्री की टोटल पॉपुलेशन क्या है। जो भी आपका परसेंटेज आएगा या फिर जो भी नंबर आएगा उसको आपको लोकसभा सीट्स से मल्टीप्लाई करना है, राइट। समझा देता हूं कि नंबर ऑफ सीट्स कैसे पता लगेंगी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की, वो डिपेंड करता है उस स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। जो ये नंबर आएगा उसको आप जो टोटल लोकसभा सीट्स होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको नंबर आ जाएगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको एससी और एसटी के लिए भी सीट्स को रिजर्व करना होता है, तो कई बार एक दो सीट्स आपको शायद उस प्रोपोर्शन के हिसाब से ना मिले, बट हम राउंड ऑफ करके ये एक बात करते हैं। और यही सारा मुद्दा जो है वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज के थ्रू या डिलिमिटेशन इशू को खड़ा कर रखा है आपके चीफ मिनिस्टर ने। और ये जैसे मैंने आपको बताया कि अमित शाह साफ साफ कह सकें कि कोई भी सदर्न स्टेट जो है वो अपनी सीट्स को लूज नहीं करेगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक प्रोविजन, राइट, लैंग्वेज वॉर क्रिएट करता है और लैंग्वेज वॉर के बाद में हम पहुंच जाते हैं डिलिमिटेशन इशू तक। होपफुली अब आपको समझ में आ चुका होगा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, उसका जो मैंने प्रोविजन किया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में, फिर क्यों जो है सीएम जो है तमिलनाडु के वो उसको इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते, उसके बाद में कैसे वो डिलिमिटेशन इशू तक पहुंचे, और फिर उसके बाद में ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्या पास्ट रहा है और तमिलनाडु कैसे रजिस्ट और कैसे अपोज करता हुआ आया है। यानी कि एंटी हिंदी एजिटेशन और एंटी हिंदी प्रोटेस्ट को वो काफ़ी टाइम से 1930 से ऐसा करता हुआ आया है। और फिर है डिलिमिटेशन इशू, या डिलिमिटेशन क्या होता है, किन किन एक्ट्स के तहत आता है, कौन करता है और किस तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। तो होपफुली एज ए मास, एज ए ऑडियंस आपको समझ में आया होगा, और अगर आप एस्पिरेंट है तो फिर भी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी प्रीशियस टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शब खैर।